प्लीज गाने बंद कर दीजिए। कल टेस्ट है आप लोगों का। ओके सो आज के दिन रिवाइज करते हैं, है ना। फर्स्ट विल रिवाइज सैलरी हेड, देन विल रिवाइज पीजीबीपी विदाउट सीइंग एनी बुक। आपको अगर अभी कॉन्फिडेंस नहीं है तो बुक ओपन कर लीजिए, ठीक है, और है तो बहुत ही अच्छी बात है। ऑनलाइन वालों को भी बोलना है ना, आवाज मुझे आ जाएगी, वो मेरे पास शक्तियां हैं, सो आपको बस बोलना है। जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा वो चीज बोलते रहिएगा, ओके। ये लेक्चर अलग से भी अवेलेबल करवा दूंगा ताकि सेव हो जाएगा, तो आपको कभी कोई चीज, जैसे आज हमारे पास 1-1.5 घंटा है, तो जो भी हम टाइम में रिवाइज करेंगे, कभी आपको लगता है पीजीबीपी और सैलरी में टाइम हो गया है, तो ये वीडियो देख लिया, कुछ कुछ तो आपको चीजें याद आ ही जाएगी। सबसे पहले सैलरी स्टार्ट करते हैं। हमेशा पहले पता कर लो चैप्टर में पढ़ना क्या क्या होता है। सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17 एंड सेक्शन 10। सेक्शन नंबर 15, सेक्शन नंबर 15 सैलरी का कौन सा सेक्शन था? चार्जिंग सेक्शन था, जो कहता है ना, जो कहता है सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। या ड्यू हो जाए या रिसीव हो जाए या दोनों में से कुछ भी चीज पहले हो जाए, सैलरी टैक्सेबल होगी। फिर मैंने आपको यह कहा था कि सैलरी ड्यू कब होती है? एट द एंड ऑफ द मंथ होती है। तो देखो, तो एंड ऑफ द मंथ होती है तो अप्रैल से लेके मार्च तक की सैलरी लेते हैं। लेकिन अगर सैलरी फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ ड्यू होती है तो फिर हम इस साल के मार्च की सैलरी कंसीडर नहीं करते हैं, हम लास्ट ईयर के मार्च की सैलरी क्या करते हैं दोस्तों? कंसीडर। तो मार्च से लेके फरवरी तक का हमें क्या करना होता है? कैलकुलेशन। सैलरी हेड में टैक्सेबल करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा तो ही सैलरी हेड एप्लीकेबल होगा। पार्ट टाइम हो फुल टाइम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बच्चों, सैलरी बोनस इंटरेस्ट कमीशन, सैलरी बोनस इंटरेस्ट कमीशन रिसीव्ड बाय अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट टैक्सेबल अंडर सैलरी हेड, इट्स टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी एज पर सेक्शन 28। लेकिन पूरी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगी। जितनी अमाउंट खर्चा सेक्शन 40B में क्या माना गया है खर्चा, उतना अमाउंट ही क्या होगा? टैक्सेबल होगा सेक्शन नंबर 28 में। जितना वहां डिसअलाउ हो गया है वो टैक्सेबल नहीं होगा। फिर एमपी एमएलए को जो सैलरी मिलती है यहां पर टैक्सेबल नहीं होती। एक एम्प्लॉयर हो दो एम्प्लॉयर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने आपको यह कहा था कि एडवांस सैलरी पे टैक्स देना पड़ता है, लेकिन एडवांस्ड अगेंस्ट सैलरी पे टैक्स नहीं देना पड़ता। सैलरी सरेंडर कर दोगे तो ही आपको टैक्स देना है, लेकिन बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करोगे? सरेंडर करोगे। जब इंडिया चाइना वगैरह की वॉर हुई थी 1971 में, तो सरकार ने क्या किया था? लोगों से सैलरी सरेंडर करवाई थी उस टाइम पे वॉर लड़ने के लिए। तो उस तरीके की अगर कोई सरेंडर की है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वो क्या रहता है? एग्जम्प्ट है। यहां तक कि बिना देखे जो बातें याद आ जाए उस पे इतना कॉन्फिडेंस रखना कि एग्जाम तक उसको ज्यादा ऐसे बार बार उसको रीड करने की जरूरत नहीं है। जो एक बार आपके माइंड में है आपको 100% वो एग्जाम में याद आएगा। बच्चे जो बोलते हैं कि हम एग्जाम में भूल जाते हैं या पेपर में याद नहीं आता, उसका रीजन ये है कि आज ही तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है। बिना बुक के करना चाहिए, ये प्रैक्टिस की आदत डाली है। मेरा सब्जेक्ट थ्योरी होते थे तो मैं इनमें, जैसे आप अकाउंट्स में प्रैक्टिस करते होंगे, कॉस्ट में 8-10 क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, यहां पर आपको रिवाइज करना होता है। आप लिख के रिवाइज करो, फास्ट लिख के। एक क्या करता था, मैं एक रफ कॉपी ले लेता, है ना, लाइक ब्लैक पेजेस की कॉपी होती थी, तो फटाफट कैसे भी राइटिंग में अपन ने क्या करा, उसको लिख लिया कि भैया सेक्शन नंबर 15 ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। आगे पेन भी चल रहा है और माइंड भी चल रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया, भूलने के चांसेस कम होते हैं। फिर सेक्शन नंबर 16 था, सैलरी में से क्या चीजें माइनस करेंगे, ये कहां लिखा है? सेक्शन नंबर 16 में, ठीक है। सैलरी में से 3 चीजें माइनस होती है दोस्तों। एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का होता है? 50,000, है ना, 50,000 का होता है। लेकिन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में कितना होगा? 75,000 का।
ऑप्शनल टैक्स रेजिम में इंटरटेनमेंट अलावेंस हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और प्रोफेशनल टैक्स माइनस करते हैं। सुनना, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर है तो पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, और पेड बाय एम्प्लॉय है तो माइनस करेंगे। जितना पे कर दिया है उतना ही क्या करना है, माइनस। इंटरटेनमेंट अलावेंस पहले ऐड होगा लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही माइनस होगा, वो भी कितना, 5,000 मैक्सिमम, या फिर 20% ऑफ बेसिक सैलरी और एक्चुअल विच एवर इज लोअर। प्रोफेशनल टैक्स और इंटरटेनमेंट अलावेंस ऑप्शनल टैक्स रेजिम में ही माइनस होंगे, अदरवाइज माइनस नहीं होंगे। नाउ 17, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी? बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, अलावेंसेस, परक्यूसिट्स, पहले इतना ही बोलते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बेसिक सैलरी हमेशा टैक्सेबल, कमीशन हमेशा टैक्सेबल, बोनस टैक्सेबल। बोनस इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, रिसीव होगा तो ही क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इसके बाद था अलावेंसेस। अलावेंसेस आर द मॉनेटरी बेनिफिट्स गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय टू मीट सर्टेन स्पेसिफिक सिचुएशन और कंडीशन। जो अलावेंसेस होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अलावेंसेस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। अब अलावेंसेस का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो चार्ट याद आना चाहिए, है ना। फुल्ली एग्जम्प्ट, पार्टली एग्जम्प्ट और फुल्ली टैक्सेबल, है ना। अब यहां पर आए फुल्ली एग्जम्प्ट, सेक्शन 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 1 करके। हाउ आर यू सीबीडीटी? हेल्पर अलावेंस, रिसर्च अलावेंस, यूनिफॉर्म अलावेंस, कन्वेंस अलावेंस, डेली अलावेंस और ट्रेवलिंग अलावेंस। ठीक है, ये सारे अलावेंसेस एग्जम्प्ट है, लेकिन एक शर्त है कि आप क्या कर दो, खर्च कर दो। अगर बचा लोगे तो जितना बचा लोगे उतना क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। इसके बाद था सेक्शन 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 2, पार्टली एग्जाम, एक्चुअल खर्चों से कोई लेना देना नहीं है, इतना अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। हॉस्टल अलावेंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। अंडरग्राउंड अलावेंस 800 पर मंथ। उसके बाद अंडरग्राउंड अलावेंस के बाद ट्राइबल एरिया अलावेंस 200 रुपए पर मंथ। फिर था ट्रांसपोर्ट अलावेंस, ब्लाइंड डेफ डम हैंडीकैप, ब्लाइंड डेफ डम हैंडीकैप लोगों के लिए एग्जम्प्ट होता है अप टू 3200 रुपए पर मंथ। ठीक है, फिर इसके बाद था मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 10 क्लॉज 13A, हाउस रेंट अलावेंस। हाउस रेंट अलावेंस कितना एग्जम्प्ट होता है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम, 40% या 50% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, या HRA एक्चुअली रिसीव। आप 50% तब करना जब वो 4 मेट्रो सिटी हो, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में जॉब नहीं में रह रहे हो। रेसिडेंस इंपॉर्टेंट है, रेसिडेंस यहां पे होना चाहिए। आप नोएडा में रहते हो लेकिन अप डाउन कर रहे हो डेली जॉब के लिए, तो दोस्त आप 40% ही माइनस कर पाओगे। एक कैलकुलेशन करते टाइम एक आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि मंथ वाइज कैलकुलेशन करना है, क्योंकि हर महीने की सैलरी अलग हो सकती है, हर महीने आप अलग जगह रह सकते हो, हर जगह हर महीने का किराया अलग हो सकता है। अगर कोई भी चीजों में चेंज नहीं तो टोटलिटी में भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व। ठीक है, ये HR है बच्चों। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताए थे 3 अलावेंसेस जो किसको मिलते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लोगों को मिलते हैं, है ना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो अलावेंस मिलते हैं वो क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। फिर जो फॉरेन अलावेंसेस मिलते हैं एम्बेसी के लोगों को, वो भी क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। और तीसरी बात मैंने बताई थी, ये याद रखना, कौन से अलावेंस, फॉरेन अलावेंसेस जो किसको मिलते हैं, एम्बेसी में काम करने वाले लोगों को, वो क्या होता है, एग्जम्प्ट। और वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को जो सैलरी और अलावेंस जो मिलते हैं वो सब क्या होता है, एग्जाम। देखो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को जो अलावेंसेस मिल रहे हैं अंडर दी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो एक्ट है उसमें जो अलावेंस मिल रहे हैं वो सारे अलावेंसेस क्या है, एग्जाम्प्ट है। एम्बेसी में काम करने वाले लोगों को जो फॉरेन अलावेंस मिल रहा है वो क्या है, एग्जाम। आपको लिखा मिलेगा कि भैया ये रवि करके है, ये इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं, आउटसाइड इंडिया काम कर रहे हैं। तो बेटा देखो कंफ्यूज मत होना, वो बोलेंगे वो नॉन रेसिडेंट है,
तो आप बोलना गवर्नमेंट से सैलरी मिलती तो सोर्स हमेशा क्या होता है? इंडिया। और उनको इंडिया में क्या करना पड़ेगा? टैक्स। उनको बेसिक सैलरी मिली वो टैक्सेबल होगी, लेकिन फॉरेन अलावेंस मिले वो टैक्सेबल नहीं होंगे। तो फॉरेन अलावेंस उनके लिए एग्जम्प्ट हो जाएंगे। और यूनाइटेड नेशन, WHO, यूनेस्को, इनमें काम करने वाले एम्प्लॉइज को जो सैलरी और अलावेंस मिलते हैं वो पूरे क्या होते हैं? एग्जम्प्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गए थे आपके अलावेंस। इसके बाद जो भी अलावेंस हो वो पूरे क्या होंगे? टैक्सेबल। कॉन्फिडेंटली जाओ, जो अलावेंस मिलेगा वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। अच्छा, वो रिसर्च अलावेंस का एक और एक नाम था, एकेडमिक अलावेंस या एकेडमिक रिसर्च अलावेंस, ये वाली। इसके अलावा हेल्पर की जगह सर्वेंट भी लिखा हुआ आ गया तो फिर क्या कर देना? पूरा टैक्सेबल। इसके अलावा जो भी अलावेंस है वो पूरे क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल। गो कॉन्फिडेंटली। अब डियरनेस अलावेंस हो, अदर डीए हो, सीडीए हो, सिटी कॉम्पनसेटरी हो, ओवर टाइम हो, नाइट हो, लंच हो, डिनर हो, ये हो वो, हेल्थ अलावेंस, मेडिकल अलावेंस, वट एवर दी अलावेंस, लैपटॉप अलावेंस, मोबाइल अलावेंस, इंटरनेट अलावेंस, इंटरनेट बिल अलावेंस। आप बोलोगे सर इंटरनेट बिल तो आपने बोला था कि एग्जम्प्ट होता है, वो पर्क है तो एग्जम्प्ट है, लेकिन वो अलावेंस है तो वो पूरा की पूरा क्या रहेगा? टैक्सेबल। ठीक है, मेडिकल अलावेंस पूरा की पूरा क्या हो जाएगा? टैक्स। इसके बाद पर्क्स पे आए थे, है ना? अलावेंस की बात हो गई, अब कहां आए थे? पर्क्स। पर्क्स के अंदर हमने बोला था एक्स्ट्रा बेनिफिट कैन बी मॉनिटरी, कैन बी नॉन मॉनिटरी, गिवन टू एम्प्लॉइज, है ना, और हिज और हर हाउस होल्ड मेंबर। एम्प्लॉय को मिले और एम्प्लॉय के हाउस होल्ड मेंबर को मिले। किसकी सैलरी में ऐड होगा? एम्प्लॉय। देखो, एम्प्लॉय को हर महीने मेडिकल अलावेंस मिलता है, ये टैक्सेबल है। एम्प्लॉय की मदर का इलाज करवाया, एम्प्लॉय ने 50,000 रुपए हॉस्पिटल में भर दिए और एम्प्लॉयर ने क्या कर दिए? रीइंबर्स कर दिए। 50,000 क्या कर दिए? रीइंबर्स। नाउ टेल मी, जो 50,000 रुपए क्या हुए हैं? रिसीव हुए हैं। ये अलावेंस है कि पर्क है? क्योंकि ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे क्या है? डिपेंड है, तो रीइंबर्समेंट भी क्या रहेगा? एक तरीके से पर। तो एम्प्लॉय को मिले या एम्प्लॉय के हाउस होल्ड मेंबर को मिले, किसकी सैलरी में ऐड होगा? एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होगा। सबसे पहला पर्क मैंने आपको पढ़ाया था मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी की इतने बच्चे थे? दो बच्चे थे, है ना? एक इंडिया में और एक आउटसाइड इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत बच्चे थे, है ना? गवर्नमेंट हॉस्पिटल एग्जम्प्ट है, अप्रूव्ड हॉस्पिटल एग्जम्प्ट है, एम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल में एग्जम्प्ट है। बाकी कोई भी चीज देखो, आपको लिखा हुआ है नर्सिंग होम में इलाज करवाया, फैमिली डॉक्टर को बुला के घर पे इलाज करवाया, ठीक है, नर्स से इलाज करवाया, नर्स लगा दी थी घर पे, नहीं, पूरा की पूरा क्या है? टैक्सेबल है। हॉस्पिटलाइजेशन होता है और गवर्नमेंट में हो, अप्रूव्ड वगैरह में हो, या फिर एम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल में होगा तो ही क्या रहेगा? एग्जाम। बच्चों, जो मेडिकल अलावेंस मिलता है, वो पूरा की पूरा टैक्सेबल है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एग्जम्प्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल बोल दो, हेल्थ बोल दो, दोनों एग्जम्प्ट है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर वो क्या रहेगी? टैक्सेबल होगी। बेटा, लाइफ इंश्योरेंस में भी दो इंश्योरेंस है जो टैक्सेबल नहीं होगा। एक था फिडिलिटी इंश्योरेंस और एक था ESIC। ठीक है, कौन सा? फिडिलिटी और ESIC एग्जम्प्ट है। फिडिलिटी और ESIC एग्जम्प्ट है। फिडिलिटी ESIC एग्जम्प्ट है। ठीक है, ये बेटा ये ना आपको बाद में लिखवाया था जब क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था, तो वहां पे वहीं पे लिख लो। मेडिकल में जाओ, फटाफट जाओ, अगर नहीं लिखा है तो लिख लो। फिडिलिटी इंश्योरेंस एग्जम्प्ट है। फिडिलिटी इंश्योरेंस की जो प्रीमियम भरी है वो एग्जम्प्ट है। और ESIC एम्प्लॉय स्टेट कॉरपोरेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की जो प्रीमियम भरी है, ESIC की जो प्रीमियम भरी है, दैट इज एग्जम्प्ट। दोनों चीजें क्या रहेगी? एग्जम्प्ट। फिडिलिटी इंश्योरेंस मतलब देखो, बहुत बार क्या होता है, एम्प्लॉय की गलती से एम्प्लॉयर को नुकसान हो सकता है। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी,
तो अब एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, ऐसे केस में इंश्योरेंस लेके रखते हैं कि भाई ये मेरा व्यक्ति है, ये इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, इसने कुछ गलत काम कर दिया तो हो सकता है कि मेरे ऊपर बर्डन आ जाए, तो ही इज डूइंग द वर्क इन द एम्प्लॉयमेंट, तो वो एम्प्लॉयमेंट में जो काम कर रहा है उसके लिए वो गलती का इनने इंश्योरेंस करवा लिया और वो एग्जम्प्ट है, वो टैक्सेबल। तो अल्टीमेटली बच्चों टैक्सेबल क्या निकला, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो एम्प्लॉयर ने पे करी है वो ही क्या है, टैक्सेबल। अब इधर देखना, एग्जम्पशन सिर्फ किसके लिए मिलेगी, फैमिली मेंबर्स के लिए मिलेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैमिली मेंबर, स्पाउस चिल्ड्रन, स्पाउस चिल्ड्रन, पेरेंट्स ब्रदर्स सिस्टर, पेरेंट्स ब्रदर्स, अगर वो डिपेंडेंट है तो ही आपको एग्जम्पशन है, नहीं तो एग्जम्पशन नहीं है। अच्छा, एग्जाम में ऐसा लिखा आता है या पेपर में ऐसा आता है आपको कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के 25,000 रुपए रीइंबर्स करे, मेडिकल के खुद के मेडिकल के रीइंबर्स करे, बस इतना लिखा आया। ये नहीं लिखा कि वो जो इलाज करवाया गवर्नमेंट में करवाया, अप्रूव्ड में करवाया, कुछ नहीं लिखा है, तो ये मान लेना कि अनअप्रूव्ड है। क्या है, अनअप्रूव, या अजम्पशन लेकर आप डाल सकते हो, लेकिन मॉड्यूल में क्या अजम्पशन ले रहे हैं वो लोग कि भैया वो टैक्सेबल कर देते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल मान लेते हैं, अप्रूव्ड हॉस्पिटल वगैरह नहीं मानते। तो ध्यान रखना, कुछ नहीं लिखा हो तो क्या ट्रीट कर लेना उसको, अदर्स ट्रीट कर लेना। फिर इंडिया के बाहर इलाज करवाया बच्चों, इंडिया के बाहर इलाज कराया, बोलो ना, इंडिया के बाहर इलाज कराया तो तीन चीज, स्टे, ट्रैवल और ऑपरेशन का ट्रीटमेंट का खर्चा। तो ट्रीटमेंट का खर्चा आरबीआई लिमिट तक एग्जम्प्ट है, और स्टे का खर्चा 1+1 का आरबीआई लिमिट तक एग्जम्प्ट है, और ट्रैवल का खर्चा तभी एग्जम्प्ट है जब ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख तक है तो ही। ठीक है, ये बात थी किसकी, मेडिकल फैसिलिटी की। दोस्तों इसके बाद मोटर कार, मोटर कार फैसिलिटी देखो, मोटर कार के कितने बचे थे, 3 बच्चे। मोटर कार दी तो मोटर कार की कितनी वैल्यू सैलरी में ऐड करनी है, ऑफिस के लिए दी कुछ भी पर्क नहीं है, पर्सनल के लिए दी तो जो कार की कॉस्ट है उसका कितना परसेंट, 10%, प्लस जो रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉयर ने एक्चुअली में पे किया है वो ऐड कर दो, ड्राइवर की सैलरी जितनी पे करी है वो ऐड कर दो। एक्चुअल से हमें मतलब है पार्ट ऑफिस पार्ट पर्सनल, पार्ट ऑफिस पार्ट पर्सनल, एवरीवन पार्ट ऑफिस पार्ट पर्सनल में क्या करना है, कार किसकी है, एम्प्लॉयर की कि एम्प्लॉय की। अगर कार किसकी है, एम्प्लॉयर की, तो 2 बातें होगी, रनिंग मेंटेनेंस कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय, कार भी एम्प्लॉयर की, रनिंग मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर कर रहा है, तो कितनी, अगर 1600 सीसी से ज्यादा है तो 2400 पर मंथ, और नहीं तो 1800 पर मंथ, और ड्राइवर का 900 पर मंथ अलग से। और अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है, तो 900 या 600, और ड्राइवर का यहां पर सेम है कितना, 900। कार भी एम्प्लॉय की, रनिंग मेंटेनेंस भी कौन कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है, तो 9 पर, वेरी गुड। और कार भी, कार एम्प्लॉय की, रनिंग मेंटेनेंस कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। सुनो, जितने खर्चे एक्चुअली में करें ना वो कॉस्ट को टोटल कर लो, उस कॉस्ट में से 2400 माइनस कर दो या 1800 माइनस कर दो, डिपेंडिंग अपॉन दी सीसी। और ड्राइवर की सैलरी भी दी है तो वो भी एक्चुअल ले लो, उसमें से 900 माइनस कर दो, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो टैक्सेबल है, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या है, टैक्सेबल है। दोस्तों फिर इसके बाद आ गए थे हम लीव ट्रेवल कंसेशन के ऊपर, एलटीसी। एलटीसी जो होता है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घूमने भेजा, वहां जाने के बाद जो घूमने का खर्चा है, रहने का खर्चा है, खाने का खर्चा है, दैट इज कंप्लीटली टैक्सेबल। आने जाने का खर्चा एग्जम्प्ट है, एक्चुअल रिसीव या अमाउंट यूटिलाइज या अमाउंट एज पर रूल, अमाउंट एज पर रूल। आपको हवा से भेजा तो इकोनॉमी क्लास फेयर, और अगर आपको किसी भी ओड मोड से भेजा, रेलवे के फर्स्ट एसी का जो टिकट है वो मैक्सिमम अमाउंट एज पर रूल है। आपको क्रूज से भेज दिया तो भाई क्रूज से भेज दिया, मुंबई से गोवा आपको क्रूज से भेज दिया, क्रूज पता नहीं 50,000 रुपए चार्ज कर रही है पर पर्सन, लेकिन मुंबई से वहां तक जाने के फर्स्ट एसी के टिकट के 3,000 रुपए लगते, तो भाई आपको एग्जम्पशन कितने की मिलेगी, 3,000 तक की मिलेगी। बच्चों सुनो, एग्जम्पशन सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए मिलेगी। एग्जम्पशन किसके लिए मिलेगी, फैमिली मेंबर का मतलब वही जो भी बता, लेकिन बच्चे यहां पर 2 ही अच्छे, वहां पे कितने भी एंजॉय, लेकिन यहां पर कितने, 2। लेकिन दोस्तों एक्सेप्शन है, जो बच्चे हो गए थे, जो पाप हो चुका था 1 अक्टूबर 1998 से पहले,
तो भाई पूरे बच्चों की क्या मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी। और वन फिर टू, लेकिन टू, हाँ तो 1 + 2 = 3, बट 2 + 1 = 2, हाँ यही रहेगा, 2 + 1 = 2, लेकिन 1 + 2 = 3। मतलब यहां पर याद रखना तीनों बच्चों की क्या मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाए। बच्चों ये जो एग्जम्पशन है 4 साल में कितनी बार मिलती है, 2 बार। जो करंट ब्लॉक चल रहा है वो जनवरी 22 से लेके दिसंबर 25 तक का है, 2 बार मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद हमने नेक्स्ट पग, अब इजी 3-4 पग पढ़ते हैं। हाँ चलो, गिफ्ट 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 है, अरे कुछ नहीं, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी, मॉनिटरी टैक्सेबल, नॉन मॉनिटरी 5000 तक एग्जम्प्ट, 5000 के ऊपर पूरा टैक्सेबल, पूरा टैक्सेबल गिफ्ट। फिर खाना, खाने की फैसिलिटी, खाने की फैसिलिटी तो 3 बच्चे थे खाने के, एक तो था चखना, एग्जम्प्ट है, लेकिन चखने के साथ सॉफ्ट ड्रिंक चलेगी, हार्ड ड्रिंक टैक्सेबल है, सॉफ्ट ड्रिंक एग्जम्प्ट है, हार्ड ड्रिंक्स क्या है, टैक्सेबल है। दूर दराज के रिमोट लोकेशन में खाना दिया, एग्जम्प्ट है। इसके अलावा जो भी हो 50 पर मील तक क्या है, एग्जम्प्ट है। और अगर नंबर ऑफ मील्स नहीं दिए तो कितने, 300। जब भी किसी दिन रिवाइज करो, जैसे आज तो मैं करवा रहा हूं, अपने मन से कभी रिवाइज करो। हाँ यहां तक आपने रिवाइज कर लिया, टेक अ ब्रेक, आराम से ब्रेक लो। अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे को इतना तो याद है। फिर इसके बाद अगर आप थोड़ा सा स्टेप करके 5 पर और पढ़ लोगे तो आपको रहेगा कि हाँ यार मेरा ऑलमोस्ट अलाउंस हो गए, ऑलमोस्ट क्या हो गए, पर्क्स। बस मेहनत किस पे करना है, रिटायरमेंट बेनिफिट पे। तो इस तरीके से स्लो एंड ग्रेजुअली मल्टीपल टाइम्स आप एक दिन में सीए नहीं बनोगे, आपका रिजल्ट एक दिन दिखाएगा, लेकिन जो आप रेगुलर मेहनत करोगे वही आपके लाइफ में, आपके रिजल्ट में काम आएगी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, सैलरी पढ़ना चालू करते हैं, अलावेंस तक आते हैं, फिर गाने सुनने लग गए, बात करने लग गए, 2-3 दिन निकाल दिए, सब्जेक्ट रख दिया। अब फिर इच्छा आती कि चलो आज से फिर पढ़ना चालू करते, और फिर सैलरी से पढ़ना चालू करेंगे, फिर अलावेंस तक पहुंचेंगे, और फिर वहां पे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है। मल्टीपल टाइम एक जगह अटके रहते हो। अपने दिमाग को पहले बता दो, पहले खुद डिसाइड कर लो क्या आता है क्या नहीं आता है। सर कुछ भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कुछ भी मत आना, पता तो चल रहा है कि कुछ भी याद नहीं आ रहा है। या फिर जिनको कुछ हो सकता है मैं भी भूल जाऊं, मुझे कुछ याद आए, आप लोगों को कुछ याद, वो आपको याद रहे। सबका अपना अपना होता है, वो पता करना चाहिए। अब आ गए थे दोस्तों किस पे, एजुकेशन पे आते हैं। एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, 2 बच्चे खुद के स्कूल में और अदर स्कूल में। अदर स्कूल में टैक्सेबल, पूरा टैक्सेबल, खुद के स्कूल में दूसरे स्कूल की कॉस्ट टैक्सेबल, लेकिन बच्चों की फीस 1000 पर मंथ तक है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। यहां बच्चों की लिमिट नहीं है, वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में है, एजुकेशन फैसिलिटी में नहीं। और सुनना, 1000 रुपए पर मंथ भाई बहन के लिए माइनस मत कर देना, बच्चों के लिए माइनस करना। मतलब सुनो, 800 रुपए है तो पूरा एग्जम्प्ट, और 1200 रुपए है तो पूरा टैक्सेबल। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग वगैरह की फैसिलिटी मिली है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग वगैरह की फैसिलिटी में तो वो पूरा की पूरा एग्जम्प्ट है। स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है ना मेरिट बेसिस पे, है ना, कुछ अच्छा काम किया उस वजह से क्या मिली, स्कॉलरशिप, दैट इज एग्जम्प्ट। ओके, इसके बाद दोस्तों सर्वेंट फैसिलिटी, एवरीवन सर्वेंट 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 सर्वेंट, बहुत इजी आ गया था। अब तो जितना एम्प्लॉयर की कॉस्ट लगी है वो आपकी सैलरी में क्या हो जाएगा, ऐड। गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जितनी एम्प्लॉयर को कॉस्ट लगी वो एम्प्लॉय की सैलरी में क्या कर दो, ऐड। अच्छा, पर्क्स में एक बात याद रखना, जो भी वैल्यूएशन आ जाएगा उसमें से जो अमाउंट रिकवर्ड होता है वो क्या करते हैं, माइनस। अब हम 3 डिफिकल्ट वर्क पढ़ते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन, यूज ऑफ मूवेबल असेट और सेल ऑफ मूवेबल असेट्स। ये 3 पग को लेते हैं। अब इधर देखो, यूज ऑफ मूवेबल असेट्स, 2 बच्चे थे, एम्प्लॉयर की खुद की है क्या? अगर एम्प्लॉयर की खुद की है तो जो भी कॉस्ट है उसका 10% पर एनम एम्प्लॉय की सैलरी में क्या कर देंगे, ऐड। ठीक है, फिर अगर रेंटेड है तो जितना रेंट कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर,
वो आपकी सैलरी में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, लैपटॉप मोबाइल फोन वगैरह यूज करने के लिए दिए हैं तो वो पर्क नहीं है, पर्सनल पर्पस हो ऑफिस पर्पस हो मुझे कोई लेना देना नहीं है। यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स में कार कवर्ड नहीं है क्योंकि कार अलग से क्या हो गई थी, कवर्ड। तो जैसे फर्नीचर दिया तो फर्नीचर की कॉस्ट का 10% पर एनम सैलरी में क्या कर देना, ऐड। फिर दोस्तों इसके बाद हम लोग गए थे सेल ऑफ मूवेबल असेट्स। असेट बेच दी, कुछ नहीं, क्या करो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट लो, उसमें से डेप्रिसिएशन क्या कर दो माइनस, और जितने में प्राइस एम्प्लॉय से चार्ज करी वो माइनस। मतलब 2 लाख का लैपटॉप था, डेप्रिसिएशन आ रहा है 1 लाख का, बचा 1 लाख का, एम्प्लॉय को 60 में बेच दिया, 40,000 सैलरी में ऐड कर दो। बच्चों डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, फुल ईयर के लिए निकालेंगे, अरे कंप्लीटेड ईयर्स के लिए, मतलब क्या बोलेंगे उसको, कंप्लीटेड ईयर्स के लिए लगाना है। उसके बर्थडे से काउंट करना, याद है ना मैंने आपको बताया था 1 जुलाई को खरीदा तो काउंट भी कहां से करेंगे, 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से आपका 1 साल 30 जून को कंप्लीट हो जाएगा अगले साल के, फिर नेक्स्ट बर्थडे तो दूसरा साल चालू हो जाएगा। ऐसा जो साल कंप्लीट हो गया उसी को कंसीडर करना है। डेप्रिसिएशन कितना माइनस करना है, कंप्यूटर 50% WDV, कार 20% WDV और बाकी असेट्स 10% ऐसे। अभी हाल तुमको पढ़ाया कि कंप्यूटर के ऊपर पीजीबीपी में 40% का क्या है, डेप्रिसिएशन है, वो पीजीबीपी है, वो अलग है। ये पर्क्स ऑफ वैल्यूएशन के रूल्स है, ये क्या है, अलग है। मोटर कार मशीन है, मशीन के रेट कितने होते हैं, 15%, लेकिन यहां पर कितना है, 20%। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंट। बेटा मूवेबल असेट्स की बात थी, है ना, मूवेबल असेट्स की बात थी। इसके बाद दोस्तों इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। अरे यार इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, देखो या तो ब्याज ही नहीं लिया, या मार्केट रेट में ब्याज बनता था 10% पर एनम, लेकिन 6% पर एनम लिया, 4% पर एनम नहीं लिया। तो भाई 4% पर एनम इज बेनिफिट, 5 लाख का लोन दे दिया और 4% का फायदा हो गया। तो भाई क्या करेंगे, 5 लाख का कितना करेंगे, 4%। लेकिन बच्चों समझो, अगर अगस्त में लोन दिया ना 5 लाख का 4% इंटू 8 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 12। ठीक है, क्योंकि देखो 10% पर एनम रेट है और लिए कितने, 6% पर एनम, तो बेनिफिट भी कितना है, 4% पर एनम का, है ना, पर एनम का बेनिफिट है। तो अब अगस्त में लोन दिया तो फिर हमको याद रख के इंटू 8 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 12। मार्केट रेट किसका लेना है, एसबीआई, जिस दिन लोन दिया उसका नहीं, फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर का लेना है। अगर 80 DDB में स्पेसिफाइड डिसीज जो है उसके लिए लोन मिला है तो एग्जम्प्ट है, और 20,000 तक का लोन है किसी भी काम के लिए तो पूरा एग्जम्प्ट है। लोन की डेट मतलब नहीं है, हमेशा याद रखना कब देखना है, फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। बच्चों अगर हम प्रिंसिपल का पेमेंट कर रहे हैं, बताओ प्रिंसिपल का पेमेंट कर रहे हैं, मंथ में वो चेंज हो रहा है, तो हमें बैलेंस कब का लेना है, फर्स्ट डे का कि लास्ट डे का, लास्ट डे का। तो भाई आपको याद होगा वो एग्जांपल, 5 अप्रैल को अपन पेमेंट कर रहे थे, तो फिर वो 30 अप्रैल 31 मई का जो बैलेंस है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आप सारे मंथ का क्या करना, टोटल आपका आंसर आएगा। फिर दोस्तों उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हाउस फैसिलिटी, है ना। अब आ गए थे किस पे, हाउस फैसिलिटी पे। हाउस फैसिलिटी के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एज पर गवर्नमेंट रूल्स, और अदर एम्प्लॉइज के लिए देखना है कि एम्प्लॉयर का घर है कि रेंटेड है। इसमें अमेंडमेंट था, मैंने कहा है इसमें क्या है, चेंज है। अगर पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है तो 10% ऑफ सैलरी, अगर 40 लाख से कम है लेकिन 15 लाख से ज्यादा है ना, दैट इज 7.5% ऑफ सैलरी। और अदर केसेस में कितना करेंगे, 5। पॉपुलेशन कब की लेनी है, 2011 की। और रेंट पे दिया है ना, तो जो रेंट एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, पे कर रहा है वो, या फिर 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, एम्प्लॉय की सैलरी में क्या करेंगे, ऐड। और होटल के लिए 24% ऑफ क्या करेंगे, सैलरी, है ना, 24% ऑफ होटल फैसिलिटी दी है, तो एक्चुअल और 24% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, यानी एक्चुअल रेंट और 24% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। ठीक है, अब इधर देखो सैलरी का मतलब क्या, इंपॉर्टेंट, देखो कैसे कैसे, बेसिक सैलरी आएगा, बोनस आएगा, कमीशन आएगा, ऑल टैक्सेबल अलावेंस आएंगे। लेकिन बेटा अलावेंसेस में ओडीए नहीं आएगा, सीडीए आएगा।
है ना, सीडीएफ, कोई पर्क्स वगैरह या रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं आएंगे। पक्का याद आया? अगर एम्प्लॉय को 2 घर मिला, एवरीवन, एम्प्लॉय को कितने घर मिले? 2, तो 90 दिन तक कितने घर? 1 घर। 90 दिन तक कितने घर लेंगे? 1। अच्छा, घर के साथ फर्नीचर भी मिला है, तो फर्नीचर की कॉस्ट का 10% पर एनम सैलरी में क्या करेंगे? ऐड। एक गलती होती है बच्चों से, मैं बताता हूं क्या गलती है। अगर सर्वेंट फैसिलिटी मिली, यानी गार्डनर की फैसिलिटी मिली और घर भी मिला, गार्डनर की फैसिलिटी मिली और क्या मिला? घर भी मिला, तो बेटा घर की फैसिलिटी में गार्डनर इंक्लूडेड होता है, तो गार्डनर अलग से टैक्सेबल मत करना। देखो, अगर घर नहीं दिया है, गार्डनर दिया है, घर नहीं दिया है, गार्डनर दिया है, तो फिर सैलरी में गार्डनर की सैलरी जितनी एम्प्लॉयर ने पे करी है क्या कर दो? ऐड कर दो। लेकिन घर भी दिया और गार्डनर की सैलरी भी दी है, तो याद रखना गार्डनर की सैलरी ऐड मत करना, क्योंकि वो घर के उसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है, हाउस फैसिलिटी था। बच्चों फिर सुनो, ये बात याद नहीं आई क्या? बताई थी? नहीं बताई? नहीं लिखवाई आपको मैंने? लिख लीजिए ऐसा है तो। गार्डनर्स फैसिलिटी इज एग्जम्प्ट इफ हाउस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड। गार्डनर्स फैसिलिटी, 2 घर वाला भी नहीं लिखवाया क्या? 2 घर वाला तो लिखवाया है यार, वो 2 घर वाला लिखवा दिया बेटा, ध्रुव, है ना, लिखवाया है। सो लिख लो, अभी तो ये लिख लो, गार्डनर फैसिलिटी इज एग्जम्प्ट इफ हाउस इज प्रोवाइडेड। गार्डनर फैसिलिटी इज एग्जम्प्ट इफ हाउस इज प्रोवाइडेड। चलो इधर देखो, अब ईसॉप ध्रुव में लास्ट में बता देता हूं आपको, वाली लाइन लिखवा दूंगा। ईसॉप कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर 100 रुपए और ऑप्शन दे दिया आपको 60 रुपए में, कितने का फायदा हो गया? 40 का, इंटू नंबर ऑफ क्या कर देंगे? शेयर। इंपॉर्टेंट क्या है? मार्केट प्राइस कब की लेनी है? ग्रैंड डेट की, ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑप्शन की ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ऑन द डेट ऑफ एक्साइज प्राइस कब की लेनी होती है? ऑन द डेट ऑफ एक्साइज ऑफ एन ऑप्शन। मार्केट प्राइस कब की लेनी है? एक्साइज ऑफ एन ऑप्शंस की। ये थे तो, एक तो क्लब था और एक फिर क्रेडिट कार्ड था। जो क्लब का खर्चा है उसमें से ऑफिशियल खर्चा क्या कर दो? माइनस कर दो, और जो क्रेडिट कार्ड का खर्चा है उसमें से ऑफिशियल खर्चा क्या कर दो? माइनस कर दो, और जो एम्प्लॉय से ले लिया है वो भी माइनस कर दो। दोनों केसेस में जितना अमाउंट बचा वो आपकी सैलरी में क्या हो जाएगा? ऐड। यही थे पर्क्स। ठीक है, ये पर्क्स थे। अब देखो यहां तक आ गए तो अपना कॉन्फिडेंस है कि हाँ चलो पर्क्स तक हो गया। कितना टाइम लगा? सैलरी चैप्टर पढ़ने में 20 दिन लगे, 22 दिन लगे, लेकिन रिवाइज करने में अभी टाइम कितना हो रहा है? अच्छा, अभी कितना हुआ? आधी घंटा, 45 मिनट मान लो हुए होंगे, है ना, 40 मिनट हुए होंगे। वो तो मैं तो आपको ऐसे रिवाइज कराते कराते धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। जितना मैंने आपको पढ़ाया मैं 5 मिनट में अपने माइंड में रिवाइज कर सकता हूं, इन 5 मिनट्स, इतनी फास्ट। वो कैसे हुआ? मल्टीपल टाइम रिवीजन। और मैंने आपको यही कहा है, ट्रीट टैक्स लाइक गर्लफ्रेंड है, रोज टाइम दोगे तो मजा आएगा, नहीं तो फिर आप देख लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट दैट इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स, है ना, नहीं तो जल्दी रिटायर हो जाओगे बेटा। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में पेंशन तो 2 बच्चे थे, अनकम्यूटेड और कम्यूटेड। हाँ, पहले अनकम्यूटेड सबके लिए टैक्सेबल। ऐसे टुचुक जो पर मंथ पेंशन मिलती है हर किसी के लिए क्या होती है? टैक्सेबल होती है। कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ग्रेचुटी मिलती है, ग्रेचुटी नहीं मिलती। ग्रेचुटी मिलती है 1/3 ऑफ फुल पेंशन इज एग्जाम, और नहीं मिलती तो 1/2 ऑफ फुल पेंशन इज एग्जाम। है
गवर्नमेंट में 4 लोग थे, है ना, ठीक है, गवर्नमेंट में कितने लोग थे? 4 लोग थे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और पीएसयू करके। आपको वो याद होगा कि जुलाई में रिटायर हुआ तो जुलाई से पेंशन मिल रही थी, फिर वो कम पड़ गई मस्ती के लिए तो उसने कम्यूट करवा लिए। अब फिर कम्यूट करवाने के बाद ये मत सोचना कि जो आगे के महीने हैं उसमें अनकम्यूटेड नहीं मिलेगी, जितने परसेंट कम्यूट करवा लिया उतने परसेंट माइनस करने के बाद उन मंथ्स के लिए अनकम्यूटेड पेंशन भी मिलेगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद था ग्रेचुटी। ग्रेचुटी के 2 बच्चे थे, एवरीवन यार, ग्रेचुटी के 2 बच्चे थे यार। एक तो क्या था? ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, एक है रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन। सुनो, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट टैक्सेबल, रिटायरमेंट रेजिग्नेशन इधर आ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोगा से कवर्ड है, पोगा से कवर्ड नहीं है, पोगा से कवर्ड है तो एक्चुअल रिसीव या फिर 20 लाख, यहां ध्यान से, एक सेकंड आराम से, एक्चुअल रिसीव और 20 लाख, 15 दिन की लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू राउंडेड ईयर ऑफ सर्विस। सैलरी का मतलब बसदा, 15 दिन की सैलरी निकालनी है तो पूरे महीने की सैलरी दी होगी, इंटू 15 डिवाइड बाय 26। 20 साल 4 महीने, 20 साल 6 महीने, 20 साल 6 महीने 1 दिन, 20 साल 7 महीने 1 दिन नहीं रहे, 20 साल 7 महीने तो भी क्या हो जाएगा? 21। वहां मत बोलना इधर 1 दिन तो हुआ नहीं, वो 6, बस वहां पे एकदम बॉर्डर लाइन पे हमको देखना है। बेटा पोगा से कवर्ड नहीं है ना, वही है एक्चुअल रिसीव या फिर कितना? 20 लाख, 15 डेज एवरेज सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मतलब कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, 15 दिन की सैलरी इनटू 15 डिवाइड बाय 30। और सैलरी का मतलब एचआरए वाली। हो गया, ग्रेचुटी ओवर, ग्रेचुटी ओवर। आ गए कहां पे? लीव सैलरी पे। लीव सैलरी, लीव सैलरी, लीव सैलरी, लीव सैलरी, लीव सैलरी, लीव सैलरी। 2 बच्चे, एम्प्लॉयमेंट, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन। एम्प्लॉयमेंट कोई भी हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट, रिटायरमेंट रेजिग्नेशन के टाइम पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रुकना, एक्चुअल रिसीव 25 लाख, 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी और बैलेंस लीव पीरियड इंटू एवरेज मंथली सैलरी। बैलेंस लीव पीरियड कैसे निकालते हैं? बैलेंस लीव पीरियड निकालना है तो टोटल लीव्स माइनस लीव अवेल्ड, और टोटल लीव्स निकालना है तो नंबर ऑफ लीव्स इन अ ईयर इट शुड नॉट एक्सीड 30 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस माइनस लीव अवेल्ड। जो भी आंसर आएगा वो डेज में आएगा, डिवाइड बाय 30 करा, उसको कोई राउंड ऑफ वाउंड ऑफ मत करना, जो भी आया ना वहीं के वहीं कैलकुलेटर में मंथली सैलरी से क्या कर देना? मल्टीप्लाई, नहीं तो डिफरेंस थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा? बड़ा। लीव सैलरी हो गया। प्रोविडेंट फंड बचो, प्रोविडेंट फंड, अब आओ प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड यार अब आएगा मजा, है ना? अब यही तो बचा है, प्रोविडेंट फंड, एसएएफ, एनपीएस, ये 3 चीज पे मेहनत करनी है, ठीक है। पहले एसपीएफ, ये अच्छा है, एसपीएफ अच्छा है। एसपीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट है, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल है, कुछ नहीं करेंगे लेकिन बाद में डिडक्शन मिल जाएगी एटीसी में, इंटरेस्ट एग्जाम, विड्रॉल एग्जाम, कोई टेंशन नहीं है। अब सुनना, नहीं पहले यूआर पे जाते हैं। यूआरपीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट है, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल है लेकिन वो सैलरी में जुड़ा हुआ होता है, इग्नोर करेंगे, लेकिन एटीसी में डिडक्शन नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, अभी तो मजे दे दिए लेकिन कब लूटेंगे? बाद में लूटेंगे। विड्रॉल के टाइम पे जो एग्जम था वो टैक्सेबल है, जो टैक्सेबल था वो एग्जम्प्ट है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल है, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है, वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। अब था आरपीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कैसा होता है? 12% ऑफ सैलरी तक एग्जम्प्ट है, सैलरी का मतलब एचआरए वाली, ठीक है। फिर इसके बाद एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ टैक्सेबल है, इग्नोर करेंगे लेकिन बाद में क्या मिलेगी? डिडक्शन, ठीक है।
बाद में क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी, और फिर इसके बाद था दोस्तों इंटरेस्ट 9.5% ऑफ सैलरी नहीं, जितना भी इंटरेस्ट जिस अमाउंट पे मिला है उसका 9.5% तक क्या है, एग्जाम्प्ट है। और विड्रॉल दोस्तों सुनो, कुछ केसेस में एग्जाम्प्ट होता है 5 साल बाद जॉब करके, या फिर डेथ की वजह से, या बिजनेस ही बंद हो गया, या ट्रांसफर की वजह से लेते हो तो वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट। अदरवाइज टैक्सेबल, टैक्सेबल होगा तो यूआरपीएफ के जैसा, जितना एग्जाम्प्ट था उतना टैक्सेबल, जितना टैक्सेबल था उतना एग्जाम्प्ट। ठीक है साहब। अब देखो एसएएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एसए, ये अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया जंग जीत ली। ये एसएएफ और एनपीएस, एसएएफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सुपर एनुएशन फंड 7.5 लाख तक एग्जम्प्ट है, पक्का। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल है, इग्नोर करेंगे, लेकिन एटीसी में क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। इंटरेस्ट जनरली क्या है, एग्जम्प्ट है, और विड्रॉल जनरली एग्जम्प्ट है, जनरली क्या है, एग्जम्प्ट है। फिर एनपीएस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस टैक्सेबल है, लेकिन डिडक्शन मिलेगी 80 सीसीडी 2 के अंदर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट है, सॉरी टैक्सेबल है, इग्नोर करेंगे, लेकिन डिडक्शन मिलेगी 80 सीसीडी 1 में मिलेगी। ठीक है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की भी मिलेगी और एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन की भी मिलेगी, लेकिन सेक्शन क्या है, चेंज है। इंटरेस्ट जनरली एग्जम्प्ट और विड्रॉल जनरली क्या है, एग्जम्प्ट है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था ये सब कर लिया। इसके बाद क्या करना, जो अमाउंट आपने एग्जम्प्ट निकाल दी है आरपीएफ की, एसएएफ की और एनपीएस की, आई एम रिपीटिंग एवरीवन, क्या करा मैंने, आरपीएफ की एग्जम्प्ट अमाउंट निकाल ली, प्लस इधर से क्या कर दिया अपन ने, एसएएफ की, और इधर से एनपीएफ। अगर इसका टोटल 7.5 लाख से ज्यादा है तो 7.5 लाख से ज्यादा वाला क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अगर 7.5 लाख से ज्यादा वाला पोर्शन टैक्सेबल है तो उस पे जो ब्याज मिलेगा वो भी पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ठीक है ना। ये जो 7.5 लाख से ज्यादा वाला कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल है, तो 7.5 लाख से ज्यादा वाले का जो ब्याज है वो भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ठीक है, इसका मैंने वो एक खतरनाक क्वेश्चन करवाया था मॉड्यूल का। देखो अब अपने को पता चला कि एक चीज डिफिकल्ट है, कौन सी, जो ये वाली, इसी पे तो फोकस करना है। तो इसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मैंने कहा है आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मॉक टेस्ट पेपर में, आरटीपी में परेशान करता रहेगा। उसको आपको क्या करना है, वो एक क्वेश्चन ऐसा है कि जिसके ऊपर अपन को मेहनत करनी है। अब आप एक बार मॉड्यूल से देख लो, एग्जाम आने के पहले भी मैं आपको वो चीज जब रिविजन तब करवाऊंगा तब और अच्छे से बता दूंगा कि हाँ भैया इसको इस तरीके से एग्जाम तक ध्यान रख लो, क्योंकि उसमें टैक्स का पॉइंट कुछ नहीं है, उसमें पॉइंट किसका है वो समझ गए थे आप। मैंने आपको पूरा एग्जांपल बताया था कि भाई अभी उसने जॉब ज्वाइन करी है तो कोई एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो हुआ क्या था कि कोई एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन नहीं है तो कुछ अमाउंट टैक्सेबल नहीं आई और उसका कुछ ब्याज टैक्सेबल नहीं आया। अगले साल क्या हुआ, अगले साल 7.5 लाख से अमाउंट एक्सीड हुई तो 7.5 लाख से ज्यादा वाले का ब्याज भी क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। लेकिन पिछले साल कुछ एक्स्ट्रा बैलेंस था ही नहीं तो कोई टेंशन नहीं था। अब उसके अगले साल जो 7.5 लाख से ज्यादा वाला कंट्रीब्यूशन है उसका ब्याज क्या होगा, टैक्सेबल। 7.5 लाख से ज्यादा वाला अमाउंट भी टैक्सेबल, और पिछले साल जो 7.5 लाख से ज्यादा वाली अमाउंट थी और उसका जो ब्याज था उस पे जो ब्याज मिलेगा वो भी क्या होगा, टैक्सेबल। अगर टाइम मिले तो ही ज्यादा फोकस करना, अभी इस पे टाइम वेस्ट ना करना। ये करेंगे कब, एग्जाम के पहले, है ना। एग्जाम के पहले करो कि हाँ एग्जाम के 2 महीने पहले आपने कर लिया, फिर 15-20 दिन पहले देख लिया और फिर एग्जाम से पहले देख लिया, दैट्स इट। इसको यही कर सकते हैं। मैं 3 बार फिर भी बोल रहा हूं आपको, पहली बात तो बोल रहा हूं आएगा ही नहीं एग्जाम में। मॉड्यूल में एक क्वेश्चन नहीं दिया इसने इसके ऊपर कि भैया जहां पे मैंने तो आपको एसएएफ, एनपीएस तीनों मिलाकर क्वेश्चन सॉल्व करवाए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो वहां पर दिया हो और उसके ऊपर डिस्कशन हुआ हो। ठीक है सर। अच्छा, वीआरएस और रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन मैं क्लियर बोलता हूं, मेरे को भी याद नहीं रहते, वो आप लास्ट में फॉर्मूले करके क्या कर लेना याद। और मैंने आपको बोला है जब इनकम टैक्स 10 बार रिवाइज कर लो
और बाकी सब्जेक्ट 20-20 बार रिवाइज कर लो, तब जाके रिट्रेचमेंट कंपनसेशन और वीआरएस के फॉर्मूले को क्या करना पढ़ना। या फिर लास्ट डे करके एक दिन पहले देख के जाना कि हाँ एक्चुअल रिसीव्ड और 5 लाख और 3 इंटू पता नहीं कौन सी सैलरी लेते हैं एवरेज, ऐसा कुछ, तो वो आप देख कर जाइए। ये सैलरी था। और सैलरी में एक चीज और होती है, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। तो प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी में मैंने आपको बोला था कीमैन इंश्योरेंस की पॉलिसी जो मिलती है वो क्या होता है, टैक्सेबल होता है। जॉब ज्वाइन करने से पहले, जॉब ज्वाइन करने के बाद या जॉब खत्म होने के बाद जो भी एम्प्लॉयर से पैसा मिलता है वो क्या होता है, टैक्सेबल। मान लो कि मैंने किसी एम्प्लॉय को मैंने बोला भाई कल से जॉब पे आ जाना, ये ले आज से तेरे को 10,000 रुपए एडवांस पकड़, टैक्सेबल एज सैलरी। जॉब ज्वाइन करने एम्प्लॉयर मतलब आपको जॉब से पहले मिले, जॉब के दौरान मिले या एम्प्लॉयर से जॉब के बाद मिले, जो भी पैसा मिलेगा दोस्तों वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। डन। ये आपका था सैलरी। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है।
ओके चलो, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट डिफिकल्ट, द लेंथीएस्ट चैप्टर पीजीवीपी का रिवीजन। देखो दोस्तों, याद चाहिए मतलब चाहिए, कुछ भी करो पीजीवीपी याद करना है। 15 नंबर और सैलरी के 5 नंबर, भाई 20 नंबर। इंसान को, मेरा सब्जेक्ट 50 का है, 50 में से 20 नंबर 2 चैप्टर दे सकते हैं आपको। आप ये सोचो। चलो सारे लोग कॉपी बंद कर दो भाई, नहीं देखना ही नहीं है, आदत जितना याद आएगा आए दो, कोई दिक्कत नहीं। बेटा मैं अभी टेलीग्राम पे नहीं हूं, अमेंडेड शीट जो अभी नए बैच से आए हैं उनको मिलेगा तो आपको भी दे दूंगा, है ना। जैसी आएगी, अमेंडमेंट चल ही रहे हैं, जैसे आते हैं मैं आपको देता हूं। अभी किसी को भी नहीं दिए मैंने, आप टेंशन क्यों कर रहे हो। और जब इतने जो चीज सारे नोट्स की सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने एक एक चीज लिखवा रहा हूं, अभी उस पर ध्यान दो ना। उसके पीछे क्यों भाग रहे हो, नोट्स के पीछे। सारी चीजें जो वहां नोट्स में है वो कॉपी में लिखी हुई है आपके। चलो टेक्स्ट करा है तूने, इंस्टाग्राम पे करा है, वाह बेटा देखता हूं। सुनो ना, आवाज बंद करो ना प्लीज, चालू करते देखो। सुनो ना, इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। और मैं तुमको 1000 बार बोला है बेशरम बन जाए करो, अगर कोई प्रोविजन पढ़ा रहा हो नहीं आया तो बोलो सर वापस उसी टाइम बता दो। पूरा पीजीवीपी होने के बाद बोलो कि वो है ये सब दिक्कत आती, उसी प्रोविजन के टाइम पर मुझे बोलना। पीजीवीपी को याद करने का एक तरीका है, जो पहले ये समझ जाएगा कि करना क्या है। पीजीवीपी में करना क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट निकालना होता है ना, प्रॉफिट निकालना होता है। प्रॉफिट के लिए आपको कौन से रूल्स अप्लाई करने हैं, अकाउंट्स के रूल्स अप्लाई करने। तो जो अकाउंट्स का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वही एक तरीके से अपना बेस बन जाता है। उसमें यहाँ पे आइटम्स क्रेडिट होते हैं और यहाँ पे आइटम्स क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। हमें क्या याद रखना है कि कौन सी इनकम क्रेडिट होगी, कौन सी इनकम क्रेडिट नहीं होगी, कौन से खर्चे डेबिट होंगे, कौन से खर्चे डेबिट नहीं होंगे। अगर कोई इनकम क्रेडिट हो रही है तो उसका सेक्शन क्या है, कोई खर्चे डेबिट हो रहे हैं तो उसका सेक्शन क्या है, उनकी कंडीशंस क्या है। अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है, सेक्शन बोलता है जो कंडीशन फुलफिल होती है वही खर्चा पीएनएल में आएगा। पूरे पीजीपीवी में 2 टाइप के सेक्शंस दिए गए हैं, एक तो काय के, इनकम के, और एक सेक्शंस दिए गए हैं आपके एक्सपेंसेस के। इनकम के कितने सेक्शंस है, 2 सेक्शन, एक सेक्शन 28 और एक सेक्शन 41। और एक्सपेंसेस के कितने सेक्शंस है, 30 से लेके 36 तक, फिर 37 जनरल डिडक्शन, और कौन सा खर्चा नहीं आएगा वो उसके लिए 40। सुनो, ये था। अब है ना, अब इंसान क्या करेगा, अपने पढ़ लिया 28 में तो ये वो खतरनाक लिस्ट दे दी, वहीं से चालू करेगा तो आधा इंसान वहीं दिमाग खराब हो जाता है। मत चालू करो वहां से। 40 कौन से खर्चे पीएनएल में नहीं है। देखो बाइफरकेशन हो गया ना अपना, अब एक एक सेगमेंट उठाओ, कौन से खर्चे पीएनएल में नहीं आएंगे। तो आपने बोला कि भाई सेक्शन 40 में जो खर्चे लिखे हैं वो पीएनएल में नहीं आएंगे।
किसका गिरा? वो खुशवा का, निकिता का ना। बेटा जल्दी करो, आने वाली है। सो सेक्शन 40, अरे बोलो ना, सेक्शन 40 में क्या आता है बच्चों? क्या आता है 40 में? कि कौन से खर्चे P&L में नहीं। अगर कोई खर्चा 30 से लेके 36 तक आता है या कोई खर्चा 37 में, कुछ नहीं हुआ बेटा, ऐसे ही बोल रही हो। वो ऐसे सोई थी तो गिर गया। सेक्शन 30 से लेके, इधर देखो, सेक्शन 30 से लेके 36 तक कुछ खर्चे आते हैं, 37 से कुछ खर्चे आते हैं। अगर आपने यहां पर लिखे हुए सेक्शन 40 में लिखे हुए पाप कर दिए तो वो खर्चा P&L में नहीं आएगा। तो कौन कौन से पाप नहीं करने हैं उसके पहले ना अपन एक फोटो बनाते हैं। कौन सा पाप नहीं करना है? एक पाप है 40A1। सुनो धीरे धीरे करके, पाप धीरे धीरे करके लिखते हैं। 40A1 और 40A, रीड नहीं करना कभी भी, कभी भी। एक कॉपी लेना, कॉपी लेके एक सेगमेंट पकड़ लिया। आज आपकी 28, सेक्शन 28 पकड़ लो, आपको लगा 40 पढ़ना है, 40, तो 40 में आपने क्या करा, इसमें पहले समझो कि करना क्या है। ये खर्चा P&L में नहीं आएगा, मतलब हमको तो P&L दिया हुआ रहेगा, P&L में ये खर्चे डेबिटेड दिखेंगे, लेकिन अगर ये जो पाप यहां लिखे हुए वो कर दिए तो खर्चा P&L से हटाना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाना। अब सुनो, 40A1 और 40A1 है, पहले दोनों बोल लेते हैं, आगे तब जाएंगे जब अपने को ये दोनों आ गए। भाई एक तो क्या था, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट, और एक था पेमेंट टू। देखो जो भी इंसान खर्चे का पेमेंट करता है उसके ऊपर इनकम टैक्स वालों ने क्या कहा है कि भाई TDS काट लेना। क्या कहा है? नाटा एकेडमी निखिल सर को पेमेंट करेगी तो नाटा सर क्या करेंगे? किसका? हाँ, लेकिन अगर निखिल सर का TDS नहीं काटा तो जो खर्चा नाटा सर अपने P&L में डाल रहे होंगे टू निखिल शेयर करके, तो जो खर्चा नाटा सर अपने P&L में डाल रहे होंगे वो खर्चा नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, वो खर्चा P&L में नहीं आएगा। लेकिन सुनो, रेसिडेंट के लिए कौन सा सेक्शन है? 40A1 है, और नॉन रेसिडेंट के लिए कितना है? 40A1। नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते हैं और TDS नहीं काटा। देखो TDS कट करना है, TDS कट करना है प्रीवियस ईयर में, और डिपॉजिट भी करना है। कब करना है? 31 अक्टूबर या 31 जुलाई, यहां तक आपको क्या करना है? डिपॉजिट भी करना है। अगर ये चीज हो गई है, अच्छा मतलब 23, 24, 25 का खर्चा है, 24, 25 का खर्चा, तो उसका TDS कब काट लो? 24, 25 में। डिपॉजिट कब तक कर दो? डिपॉजिट कब तक कर दो? 25, 26 में भी चलेगा, इस डेट तक, सॉरी इस डेट तक, है ना, तो अलाउड हो जाएगा। कब? 24, 25 में। अगर आपने TDS नहीं काटा या फिर काटने के बाद जमा नहीं किया टाइम पे, तो जो खर्चा 24-25 का था वो 24-25 में अलाउ नहीं होगा। अगर आपने कंप्लायंस बाद में कर ली है तो अलाउ हो जाएगा, लेकिन कौन से P&L में आएगा? 25-26 में। ठीक है, ये चीज है। लेकिन सुनना दोस्तों, वो नॉन रेसिडेंट ईमानदार निकला, वो नॉन रेसिडेंट ने इनकम टैक्स का रिटर्न भरा, उस रिटर्न के अंदर जो TDS जिस इनकम पे कटना था वो इनकम कंसीडर करी, उस पे जो टैक्स बनना था वो टैक्स क्या कर दिया? पे कर दिया। और ये एक CA के पास गया और उसने बोला कि भाई सर्टिफिकेट दे दे कि मैंने ये सारी कंप्लायंस कर दी है, और वो सर्टिफिकेट ले आकर एम्प्लॉयर को दे देता है। तो जो खर्चा डिसअलाउ हो गया था वो क्या हो जाएगा? अलाउ। लेकिन कौन से साल? 24-25 में नहीं, 25-26 में। क्या ये बात क्लियर है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एम्प्लॉयर है उसने तो कंप्लायंस नहीं करी, लेकिन जो पेयर है उसने कंप्लायंस नहीं करी, लेकिन पेई ने क्या कर दी? कंप्लायंस कर दी। तो
उसका फायदा मिल जाएगा, लेकिन फायदा कब मिलेगा? इस साल नहीं, कब? अगले साल। अच्छा सुनो, अगर इस साल डिसअलाउ होता है 100%, है ना, तो अगले साल अलाउ भी कितना होगा बच्चों? ठीक है, अब इधर बात समझना, आप किसको पेमेंट कर रहे हो? रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो। रेसिडेंट को आप क्या करते हो? पेमेंट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, रेसिडेंट को प्रोफेशनल फीस का क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो। अभी नीचे जैसे बैंक वाले हैं, है ना, तो बैंक वाले नाटा सर को किसका पेमेंट कर रहे हैं? रेंट का। तो अब नाटा सर को जब वो बैंक वाले रेंट का क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे, तो बैंक को क्या कट कर लेना है? टीडीएस। क्या रेंट बैंक के पीएनएल में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अगर बैंक वाले टीडीएस कट करना भूल गए तो वो खर्चा पीएनएल में नहीं आएगा, क्योंकि उनके लिए ये पाप हो गया कि यार आपने ये पेमेंट कर दिया लेकिन टीडीएस नहीं काटा। जो नीचे हमने जिन लोगों को दुकान गोडाउन वगैरह क्या कर रखे हैं? रेंट पे दे रखे हैं, अगर वो हमें पेमेंट करते हैं तो वो हमें जब पेमेंट करेंगे तो हमारा टीडीएस क्या करेंगे? कट करेंगे। अब सुनना, सेक्शन 40A1 क्या बोलता है? पेमेंट टू रेसिडेंट। पेमेंट टू रेसिडेंट, अगर टीडीएस काटना है तो वो प्रीवियस ईयर में काटना है, और डिपॉजिट करना है तो कब करना है बच्चों? डिपॉजिट करना है तो भी कब करना है? 31 अक्टूबर या 31 जुलाई तक। ऐसा कर देते हैं तो वो अलाउड होगा, नहीं तो 100% डिसअलाउ की 30%, मतलब पूरा डिसअलाउ नहीं किया गया है, बस 30%। मतलब मान लो 5 लाख का रेंट था, तो 5 लाख का कितना परसेंट? 30%, तो वो कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख खर्चा नहीं माना जाएगा, तो 3.5 लाख तो माना जाएगा। सर आपने तो गलत किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3.5 लाख तो क्या है? खर्चा है। अच्छा, तो 1.5 लाख क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। अब मुझे बताओ, अलाउ अगले साल हुआ तो कितना होगा? 5 लाख की 1.5 लाख? 1.5 लाख, है ना, क्योंकि जो डिसअलाउ होता है वही तो अलाउ होगा ना। जो खर्चा पीएनएल में लिखते हैं तो क्या वापस से वही खर्चा पूरा लिखेंगे क्या अपन? नहीं। सो जो डिसअलाउ है वो अगले साल क्या हो जाएगा? अलाउ हो जाएगा। पक्का? इन दोनों प्रोविजन में कुछ पूछना है तो पूछ लो सर। अच्छा, अब आपके मन में आएगा, सर हमको क्या पता कौन से पेमेंट पे टीडीएस कटता है ना, कौन टीडीएस काटता है, किस रेट से काटता है, कब काटता है, किसका काटता है, कब नहीं काटता है। तो बेटा मैंने क्या बोला कि हमें क्या पढ़ना पड़ेगा उसके लिए? टीडीएस करके चैप्टर है, तो वो मैं पढ़ाऊंगा, उसमें एक एक चीज लिखवाऊंगा कि इस इनकम पे इस रेट से कटेगा, इतना कटेगा, ये काटेगा, वो काटेगा करके पूरा मैं लिखवाऊंगा टीडीएस वाले चैप्टर में। सबसे लास्ट में पढ़ना रहेगा, क्योंकि ये इतना थ्योरी है, सिर्फ रेट अमाउंट की ये रेट से कटेगा और ये अमाउंट तक नहीं कटेगा, इस अमाउंट से ज्यादा होगा तो टीडीएस कटेगा। रेट अमाउंट करके ABCDEFGHIJKLMNOP करके ST करके अपने बहुत सारे प्रोविजन डाल दिए। सबसे आखिरी वाला चैप्टर ही कौन सा होता है? अपना टीडीएस। क्योंकि मुझे पता है एग्जाम से पहले इंसान भूलता है टीडीएस के लिए। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे भी अगर बोलोगे तो 80% टीडीएस याद है, 20% रेट मुझे भी एकदम से याद नहीं आती कि यार इस प्रोविजन के ऊपर क्या रेट्स है। और इस बार तो अमेंडमेंट्स भी टीडीएस में हुए हैं, रेट्स इस बार बजट में क्या हुई है? चेंज हुई है, तो वो डिस्कस करेंगे अपन। ओके बच्चों, ये बात क्लियर है। अब इधर देखो, फिर नेक्स्ट स्टेप 40, इसमें से अपन दो, अगर आपके दो अच्छे हो गए ना तो आगे बढ़ो। लोग क्या करते हैं कि भाई ये भी पढ़ लेते, ये भी पढ़ ले, फिर चलो ये दोनों नहीं आ रहा, इसको आधा अधूरा पढ़ा, अब आ जाओ 48(2) पे। भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। दो हो गए तब कहां आओ? 48(2). एवरीवन 48(2) क्या कहता है? 48(2) क्या कहता है? आप किसको पेमेंट कर रहे हो? रिलेटिव को पेमेंट कर रहे हो। आप किसको पेमेंट करते हो? रिलेटिव को पेमेंट करते हो। और रिलेटिव को कितना पेमेंट कर रहे हो? मार्केट वैल्यू से ज्यादा। अगर आप रिलेटिव को मार्केट वैल्यू से ज्यादा क्या करते हो? पेमेंट करते हो, तो जो एक्सेस पेमेंट है वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। अच्छा, इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव का मतलब क्या होगा? स्पाउस आ गए, ब्रदर सिस्टर आ गए, असेंडेंट और डिसेंडेंट, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन और ग्रैंडसन्स वगैरह, ये सब लोग कहां आ जाते हैं? रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाते हैं। कंपनी के लिए डायरेक्टर रिलेटिव है, डायरेक्टर के रिलेटिव भी रिलेटिव है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें डायरेक्टर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या रिलेटिव। लेकिन सुनो, अभी इसको याद रखना प्रायोरिटी नहीं है। याद रखना किसकी प्रायोरिटी? इंडिविजुअल की, क्योंकि हमको क्वेश्चन किसके आएंगे? इंडिविजुअल के आएंगे। ये हो गया ना, ठीक है। अभी इस पे दिमाग लगाते कि हाँ एक्सेसिव पेमेंट क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। देखो ये 48(2) था, तो सर इसको ये कैसे बोलते हैं? ये सेक्शन 40
क्लॉज ए सब क्लॉज 1, सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1A, सेक्शन 40A, सेक्शन 40A सब सेक्शन 2, दिस इज लाइक दिस। फिर अब आएगा सेक्शन 40A 3 कर लेते, चलो ठीक है। फिर 40A3 क्या बोलता है बच्चों बताओ? सिंगल पर्सन को सिंगल डे में 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कर दिया तो नॉन प्रिस्क्राइब मोड से, तो पूरा खर्चा क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। आपके सामने P&L बना हुआ है और वहां लिखा हुआ है 25,000 रुपए कैश में पे कर दिए एक ही दिन में, तो क्या करोगे? 25,000 पूरा क्या कर दोगे? डिसअलाउ। और कौन से सेक्शन का हवाला दोगे? सेक्शन 40A3 का। बच्चों ट्रांसपोर्टर के लिए लिमिट कितनी है? 35,000। फिर है ना 40A3A क्या बोलता है? देखो 40A3 ने कहा कि आप पापी कब कहलाओगे? जब पेमेंट कर दोगे नॉन प्रिस्क्राइब मोड से। आप बोलते हो हम तो क्या करेंगे, इस साल पेमेंट करेंगे ही नहीं, और ड्यू बेसिस पे क्या ले लेंगे? डिडक्शन। और हम ऐसे खर्चे के डिडक्शन लेंगे जो 43B में भी कवर्ड नहीं है। तो वो कहते हैं कि अगर आपने कोई खर्चे की डिडक्शन ले ली लेकिन अगले साल पेमेंट किससे कर दिया? नॉन प्रिस्क्राइब मोड से, तो क्या हो जाएगा? जो पेमेंट, जितना पेमेंट आपने 10,000 से ज्यादा नॉन प्रिस्क्राइब मोड से कर दिया तो वो अगले साल की क्या बन जाएगा? इनकम। क्या ये बात क्लियर है? सेक्शन 40A1 इधर देखो फटाफट बोलो, किसको पेमेंट करते हैं? रेसिडेंट को, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते हैं। 100% क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। कब? जब टीडीएस नहीं काटा प्रीवियस ईयर में, या फिर टीडीएस काट तो लिया लेकिन जमा नहीं किया ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले। रेसिडेंट को पेमेंट करते हैं तो लगता है सेक्शन 40A1 है। यहां पे पूरा खर्चा डिसअलाउ नहीं होता, 30% ही क्या होता है? डिसअलाउ होता है। ठीक है। फिर दोस्तों है ना रूल 6DD नहीं, अभी कल ही पढ़ा है, रूल 6DD नहीं, ठीक है अभी छोड़ो उसको, अभी इससे कोई, अभी तो करते रहेंगे इसको रिवाइज, जो हो गया है उस पर। वो कितने सेक्शन पढ़ाए थे आपको 40 में अंदर मैंने? अच्छा एक ये भी पढ़ाया था, 40A2 भी पढ़ाया था, सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 2 करके भी पढ़ाया था। देखो ये क्या कहता है बच्चों? सिंपल था, इनकम टैक्स क्या है? डिसअलाउड है। इनकम टैक्स डिसअलाउड है, ठीक है। इनकम टैक्स पे लगने वाला ब्याज क्या है? डिसअलाउड है। इनकम टैक्स पे करने के लिए लोन लिया, उस लोन पे क्या दिया? ब्याज दिया, वो भी क्या है? डिसअलाउ है। इनकम टैक्स का रिफंड, सुनो, जो इनकम टैक्स का रिफंड, जब इनकम टैक्स खर्चा नहीं है तो इनकम टैक्स रिफंड भी इनकम नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स रिफंड पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या है? इनकम है। वो कहां पर इनकम है? अदर सोर्सेस में इंटरेस्ट इनकम है, और वो कहां है? अदर सोर्सेस में। 40A7 दोनों, 40A7 देखो, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी डिसअलाउड होता है। मैंने आप सोचो, आज आपने बिजनेस चालू किया, आपने नए एम्प्लॉइज को हायर किया, उनको मोटिवेट करने के लिए बोला यहीं टिके रहना, यहां टिके रहोगे 5 साल तक टिकोगे ना तो तुमको हम एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे। तुम्हारे अकाउंटेंट ने क्या किया? पहले साल के P&L में ही ये डाल दिया कि भैया हमें इतनी ग्रेच्युटी का क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा, उसका प्रोविजन बना दिया। क्या आएगा क्या P&L में? सवाल ही नहीं उठता बेटा, अभी तो 5 साल काम करेंगे। अब मान लो, हाँ अब मान लो कि उसमें से 10 लोगों ने 5 साल क्या कर लिए? काम कर लिए, तो अब तो उनको देना है, तो अब तो हम क्या बना सकते हैं? प्रोविजन बना। अगर ग्रेच्युटी ड्यू हुई है तो उसका प्रोविजन अलाउड है। अगर ग्रेच्युटी ड्यू हुई, समझो ड्यू हो गई, तो उसका प्रोविजन क्या है? अलाउड है। लेकिन ग्रेच्युटी ड्यू नहीं हुई, मतलब ड्यू नहीं होने का मतलब क्या है? ड्यू नहीं होने का मतलब अभी तो पता ही नहीं चला है कि पेमेंट करना है या फिर नहीं। कब पता चलेगा? जब 5 साल के बाद आप क्या कर दोगे? पेमेंट। अच्छा ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि भाई मैं ना, तुम 3 साल मेरे वहां टिक जाओ, 3 साल तक टिकोगे तो मैं तुमको तीसरे साल मैं ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल बना दूंगा, लेकिन पेमेंट 2 साल बाद करूंगा, मतलब 5वें साल करूंगा। तो तीसरे साल उसने 3 साल काम कर लिया तो ड्यू हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन पेमेंट कब करूंगा? 2 साल। तो आज प्रोविजन बना सकता हूं क्या? हाँ बना सकता हूं। ड्यू जो ग्रेच्युटी हो गई है उसका क्या कर सकते हैं? प्रोविजन बना सकते हैं। बाकी यूं प्रोविजन अलाउड नहीं होता है, ठीक है। फिर अभी 40 भी नहीं,
कल जो पढ़े थे उसको कुछ नहीं रिवाइज करना है, पहले तो हमको पुराना दिमाग लगाना है। रूल 6DD बाद में करेंगे, सेक्शन 40V बाद में रिवाइज करेंगे। ये देखो ये हो गया आपका, ये इतना क्लियर हुआ। अब बच्चों देखो अब क्या करो, अब आपको पता चला कि भाई स्पेशल सेक्शंस है, तो स्पेशल सेक्शन कहां से लेकर कहां तक है, 30 से लेके 36। मैं बताऊं अब जैसे 30 से लेके 36 तक क्या स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले पता है अपने दिल को थोड़ा सा समझाओ कि हाँ इजी इजी लग रहा है, सेक्शन 30 फिर 31, और सुनना 30 31 पढ़ा ना, फिर 35 पढ़ लो, 3 सेक्शन पढ़ो। 3 के बाद फिर क्या आता है, अंदर से आता है कि हाँ 3 तो है, फिर एक डिफिकल्ट पढ़ लो, तो फिर वहां 32 पढ़ लो कि हाँ वो लिंक दी, तो फिर क्या पढ़ा आपने 30। तो इस तरीके से आगे बढ़ो। अब भाई निखिल भाई तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम्हारा अटेम्प्ट दिसंबर में, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम साथ में याद करते चलो। भाई मैं मेहनत ही याद करने के लिए ही करता हूँ, मेन याद करना है, जिसको याद रहा वही एग्जाम में अच्छा कर सकता है। और तुम्हारे लिए बेटर मालूम है, बहुत अच्छी चीज है, जो तुम सुन सुन के इतनी बार सुन के एग्जाम देने जाओगे ना तो तुमको याद रहेगा चीजें। इनकम टैक्स में प्रॉब्लम किनको आती, जिनने अभी पढ़ लिया फिर उठा के रख दिया, फिर पता चला बाद में एग्जाम के पहले पढ़ रहे हैं, वो लोगों को बहुत दिक्कत आती। जो सीधा पढ़कर एग्जाम देता है उनके लिए पेपर आसान लगता है, क्योंकि इसमें चीजें याद रखनी होती है, छोटी छोटी बातें। आप देखो ना कितनी बातें, अभी तो मैंने 500-600 ही बातें करी है, अपने को तो कम से कम 2,500-3 हज़ार बातें करनी है अभी, ठीक है। सुनो ना इधर देखो ना, सेक्शन 30 RTRI HRI किसका, बिल्डिंग का। सुनो बिल्डिंग का, आप बिजनेस करते हो, आपने बिल्डिंग किराए पे ली, बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हो, P&L में आएगा। आपने बिल्डिंग किराए पे ली, आप बिल्डिंग का इंश्योरेंस पे कर रहे हो, P&L में आएगा। म्युनिसिपल टैक्स आप पे करते हो, आएगा। बिल्डिंग का रिपेयर करवाया, वो आएगा। लेकिन एक बात समझो, मैं मेरी ही बिल्डिंग में, मेरे ही ऑफिस में क्या करता हूं, अपना ऑफिस सेटअप कर लिया और खुद को इंटरेस्ट दिखा रहा हूं। बताओ क्या वो इंटरेस्ट आएगा, क्या नहीं आए। अच्छा रिपेयर कौन से टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, पीछे वालों प्लीज ध्यान से, रिपेयर 2 टाइप के, कैपिटल रिपेयर्स और रेवेन्यू। रेवेन्यू रिपेयर्स आएंगे, कैपिटल नहीं आएंगे। कैपिटल पे क्या मिलेगा, कैपिटल पे मिलेगा डेप्रिसिएशन, है ना, डेप्रिसिएशन मिलेगा। 31 RI किसका, मतलब ये कितने वाहियात लोग हैं, इतने खारे खर्चे हैं, और 30 और 31 में कोई ऐसा स्पेशल तो उनने कोई ट्रीटमेंट हमको बताया नहीं। अगर नहीं भी बोलते ना बच्चों, मैं एक बात बताऊं, 30 और 31 का कोई इतना रेलेवेंस है ही नहीं। अगर ये नहीं भी बोलते तो ये कहाँ आ जाते, 37 के हिसाब से P&L में क्या हो जाते, आ ही जाते। 37 भी क्या बोलता है, पर्सनल नहीं होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए, तो वो भी तो यही बोल रहा है, तो आ ही जाते। बट ठीक है, तो 30 31 एग्जाम के लिए याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक भी क्वेश्चन पास्ट एग्जाम के उठा के देख लो, 30 31 पे अपन ने कितना फोकस किया है, लेकिन वहां पर जरूरी नहीं है। आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये तो रिपेयर ऑफ बिल्डिंग है, ये तो P&L में आना ही चाहिए। आप सेक्शन का हवाला देने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब तो 35 पे आओ, 35 पे आओ। 35 PGPP में जितना हाइप क्रिएट होता है, आप भाई मतलब जैसे आपसे पहले वाली, जो आप लोगों को सैलरी आसान लग रहा है, आपसे जो पहले वाली अर्ली बर्ड बैच है जिनका जनवरी में अटेम्प्ट है, उनसे पूछोगे ना तो दे विल से PGPP इज मोर इजी, क्योंकि ना PGPP की क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा आसान है। PGPP की थ्योरी थोड़ी सी क्या हो सकती है, डिटेल में हो सकती है, लेकिन उसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सैलरी में सबका बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है। मेरे को तो यहां बस P&L दिखाओ, P&L दिखते तो दिमाग चलना चालू होता है, क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन तो अपन को P&L दे देगा। अब इधर देखो 35 में क्या था, इधर देखो 35 में फाइंड, मेरा वर्ड्स क्या थे, दान धर्म कर लो। अगर डोनेशन करते तो P&L में आएंगे क्या, है नहीं, है ना। सो अब मैं आपको बोल रहा हूं, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्या करोगे, डोनेशन करोगे। साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्या करोगे, डोनेशन करोगे, तो P&L में आएगा। सुनो, 2 चीज होती है, एक होता है OTR और एक होता है DTR। DTR में नहीं आएगा, OTR में आएगा, पक्का। अच्छा, कहां डोनेशन कर सकते हैं, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को, नेशनल लेबोरेटरी और IIT को,
या कंपनी को जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, रिसर्च वगैरह करना, ठीक है। डिडक्शन कितनी मिलेगी, 100%, 100% मिली, 100% मिली। फिर बच्चों इधर आओ, हम डोनेशन नहीं करना चाहते, हम खुद अपना रिसर्च डिपार्टमेंट खोल के रिसर्च करना चाहते हैं, क्या करूं? सरकार ने क्या फायदा दिया, आप सोचो। आप दो खर्चे करोगे, कैपिटल के और रेवेन्यू के। रेवेन्यू तो पीएनएल में आते ही है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा, पीएनएल में आएगा। कितना परसेंट, 100, एक्सेप्ट व्हाट, लैंड को छोड़ के, लैंड को छोड़ के जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो पीएनएल में आ जाएगा, पक्का? अच्छा सुनो, जो रिसर्च पे खर्चे मैंने बिजनेस चालू होने से पहले किए वो भी आएंगे क्या, आएंगे। कैपिटल भी आएगा, रेवेन्यू, लेकिन कितने साल पुराने, 3 साल पुराने। मैंने 1 जुलाई को बिजनेस चालू किया, तो 1 जुलाई से पहले कितने साल, 3 साल। 3 साल के जो भी कैपिटल खर्चे हैं, लैंड को छोड़ दो, रेवेन्यू में 2 ही खर्चे आएंगे, रेवेन्यू में 2 भी खर्चे आएंगे, 2 ही खर्चे आएंगे। कौन से आएंगे, सैलरी और रॉ मटेरियल, और सैलरी में भी पर्क्स नहीं आएगा। इनका हम टोटल करेंगे, जिस साल आप बिजनेस चालू करोगे पीएनएल में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। वापस से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं उसका आंसर देना। 40A1 नॉन रेसिडेंट को पेमेंट, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कितना, 100% डिसअलाउ। 40A1 है, रेसिडेंट को पेमेंट 30% डिसअलाउ, ठीक है। 40A2 रिलेटिव वाला, एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव डिसअलाउड। 40A3 कैश पेमेंट वाला 10,000 या ट्रांसपोर्टर के लिए कितना है, 35,000। 40A3 है, अगर अलाउ हो चुका था ड्यू बेसिस पे, अगले साल नॉन प्रिस्क्राइब मोड से पेमेंट कर दिया, तो अगले साल की क्या बन जाएगा, इनकम। 30 RTRI रेंट टैक्सेस रिपेयर इंश्योरेंस। 31 RI। 35 साइंटिफिक रिसर्च। 40A1 पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट निकल रहा है, 40A1 बोलते से निकल रहा है। 40A1 नॉन रेसिडेंट, 40A1 है रेसिडेंट, 30% डिसअलाउड है ना, रेसिडेंट के केस में 30% डिसअलाउड। रिलेटिव को पेमेंट सेक्शन 40A2 कैश पेमेंट वाला सेक्शन। साइंटिफिक रिसर्च का पेमेंट 35। नहीं बेटा, मैं मेरे लिए कर ही नहीं रहा हूं। मतलब ये अगर आज का दिन आप देखोगे ना, तो मेरा सिर्फ रिवीजन पे जा रहा है। सेक्शन नंबर 32 ये आपके लिए है ना। और वैसे भी देखो, आज आप क्लास मिस भी कर दोगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगला दिन तो आपको समझ में आएगा। हम उस पर मेहनत कर रहे हैं जो हमने ऑलरेडी क्या करा है, पढ़ लिया है, ठीक है यार। सेक्शन 32 रुको ना यार, नहीं है इसके तो प्रैक्टिकल बहुत किए हैं, रुको 35 AD। हाँ देखो, अपन ये सेक्शन करते, देखो 35 AD करते, 35 D करते, 35 डबल D A करते हैं, और 35 डबल D करते हैं। चलो ये करते हैं, ये ग्रुप को अपन कवर करने की कोशिश करते हैं। भाई 35 AD क्या होता है, 35 AD क्या होता है, स्पेसिफाइड बिजनेस। क्या होता है स्पेसिफाइड बिजनेस होने से, बोलो ना क्या होता है। स्पेसिफाइड बिजनेस है तो क्या होगा, स्पेसिफाइड बिजनेस है तो ये लोग जो असेट खरीदेंगे वो असेट को 100% पीएनएल में क्या कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं, डेबिट कर सकते करो। असेट खरीदो, पीएनएल में डालो, 3 असेट्स नहीं आएगी, लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब बच्चों इसमें क्या करना है, 35 AD के अंदर जो बिजनेस कौन कौन से आते हैं उसके लिस्ट को, अब यार वो ऐसे तो है ना, क्या होता है, कोई रटना थोड़ी है, 3 बार पढ़ लो, एकदम से वो एग्जाम में देख के याद आ जाएगा कि भैया ये कौन सा है, स्पेसिफाइड बिजनेस है, ऐसा, ठीक है। अब स्पेसिफाइड बिजनेस ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस है बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा। 35 AD में डिडक्शन कब मिलेगी, असेट कब खरीद सकते हो, बिजनेस चालू होने के बाद तो खरीद सकते हो, और बिजनेस चालू होने से पहले खरीदी तो क्या करोगे, बिजनेस चालू होने से पहले भी अलाउड है, समझो। साइंटिफिक रिसर्च में भी बिजनेस चालू होने से पहले की असेट क्या थी, अलाउड थी, लेकिन कितने साल की, 3 साल। 35 AD में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
उनने बोला कितनी भी एसेट आपने पहले खरीद रखी और आपने उसको बिजनेस जिस दिन कमेंस किया उस दिन क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया बुक में, तो वो 100% क्या हो जाएगी, अलाउ। कितने साल भी पुरानी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने 5-6 साल 10 साल जो भी हो, ऐसी कोई लिमिट 35 AD में नहीं है। बच्चों सुनो, क्या सेकेंड हैंड मशीन खरीद सकते हैं? क्या खरीद सकते हैं बच्चों? कितने परसेंट? 20% ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी। और एक बात याद रखना, इंपोर्टेड सेकेंड हैंड इज नॉट सेकेंड हैंड, इंपोर्टेड सेकेंड हैंड इज नॉट सेकेंड हैंड। जब 35 AD का क्वेश्चन आएगा ना, तो ना 48(2) आएगा ना 48(3) आएगा, वो सिर्फ क्वेश्चन किस पे बनाएंगे, 35 AD पे। फिर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? वो बोलेंगे साहब एक व्यक्ति है, ये उसका प्रॉफिट है, दिस इज द प्रॉफिट, ही इज डूइंग स्पेसिफाइड बिजनेस। बोलेंगे नहीं, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि दैट ही इज डूइंग स्पेसिफाइड बिजनेस, दिस प्रॉफिट इज बिफोर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। उसने बिल्डिंग खरीदी, उसने लैंड खरीदा, उसने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, तो आप क्या करना, प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग को पूरा P&L में डेबिट करना, मतलब प्रॉफिट क्या कर देना, कम, और लैंड को छोड़ देना। क्यों? क्योंकि लैंड का खर्चा अलाउड नहीं है, लैंड का खर्चा अलाउड नहीं है। फिर दोस्तों आप नया बिजनेस चालू करो, ऐसा नहीं कि पुराने बिजनेस को तोड़ मोड़ के क्या कर दिया, नए बिजनेस में कन्वर्ट। नहीं तो लोग क्या करेंगे, 100% डिडक्शन ले ली, फिर नया, फिर वो क्या करा, 2-3 साल चलाया, फिर उसी बिजनेस को बंद करके इसकी असेट ट्रांसफर करके नया बिजनेस क्या कर लिया, चालू। ऐसा थोड़ी होता है। रीऑर्गेनाइजेशन, रीस्ट्रक्चर वगैरह करके चालू करोगे तो फिर ये बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। ओके एवरीवन, याद रहेगा ये वाली बातें? ठीक है, 35 AD में अभी के लिए इतना याद रखो। ऐसा नहीं कि सारी चीजें, आप क्या करो, आप एक चीज ये मत सोचा करो कि कोई भी सेक्शन आप पढ़ रहे हो और जैसे वो डिफिकल्ट लग रहा है, उसकी सारी बातें एकदम से नहीं। ठीक है, यहां पे लाके क्या करा, पॉज, कि हाँ 35 AD मेरे को, ये मैं आपको बोलूं तो ये एग्जाम ओरिएंटेड, तो मैंने आपको जितना भी बोला उतना ही है। वहां डिफिकल्टी आती है, बताऊं कहां पर? 35 AD की असेट बेच दी तो क्या होगा? अब समझो, आज आपने डिडक्शन ले ली, आपने ये असेट खरीदी, कैलकुलेटर वाला कहां है? हाँ ये ना लेके जाना भाई, ये असेट खरीदी, इस असेट की क्या कर दी, डिडक्शन ले ली, ये मैंने P&L में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब ये कैलकुलेटर में बेच दूंगा तो क्या होगा, क्या करूं, ये जो पैसे मिलेंगे वो P&L में क्या करने पड़ेंगे, क्रेडिट। यार सुनो ना, ये स्पेसिफाइड बिजनेस की एसेट है, ये मैंने डिडक्शन ले ली, अब मेरे पास 4 ऑप्शन है, एक तो इसका स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज करते जाऊं, और क्या बचा, कुछ भी टेंशन, फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैं इसका स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज नहीं कर रहा हूं, मैं बोलता है हो गया काम, बेच देता हूं, ये बेच दिए, इससे जो पैसे मिलेंगे वो कहां आएंगे, P&L में। मैंने बोला इसको बेचता काहे को रे, इसको बेचूंगा, इससे अच्छा कि मेरा खुद का दूसरा धंधा है, तो दूसरे धंधे में ट्रांसफर कर देता हूं। तो आपने ये असेट को कहां ट्रांसफर कर दिया, दूसरे धंधे में ट्रांसफर कर दिया। तो आप 8 साल बाद किया, कब किया, तो आप पापी नहीं हो, आप पापी नहीं हो, आप पापी नहीं हो। लेकिन आप तो हो, अगर आपने 8 साल के पहले क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे, इधर आ, ये तूने डेबिट किया था ना, ये 1 लाख रुपए तूने इसलिए डेबिट किए थे कि हमने बोला था तू 8 साल तक यूज करना, कहां पे, तेरे स्पेसिफाइड बिजनेस में, लेकिन तेरे को सूझा कि अब इसको मैं नॉर्मल बिजनेस में क्या कर लूं, कन्वर्ट कर लूं 6 साल बाद। तो भाई साहब ये बोलेंगे ये असेट की कॉस्ट लो और 6 साल का डेप्रिसिएशन क्या कर दो, माइनस कर दो, उसके बाद जो अमाउंट बची है ना, चुपचाप से P&L में क्रेडिट कर दो, चुपचाप से वो अमाउंट P&L में क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, और क्रेडिट कर दो। फिर उसके बाद लेकिन जो अमाउंट क्रेडिट करोगे वो असेट की ब्लॉक में क्या कर देना, ऐड भी कर देना, क्योंकि उस पर क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन। ये यहां याद नहीं आएगा आपको, ये फाइनल में याद आएगा, जब आप फाइनल पढ़ोगे ना, ये प्रोविजन सब आपको याद आएंगे कि हाँ ये चीज का लेवल का हम इंटर में भी पढ़कर आए हैं। नहीं तो क्या है, ये बताए बिना भी आपकी एग्जाम्स निकल सकती है ना। ये जरूरी नहीं होता कि हर अटेम्प्ट में यही लेवल के क्या आए, क्वेश्चन आए। हम चाहते तो स्किप भी कर दे, लेकिन अपन सोचते हैं कि नहीं, पीजीबीपी के ऊपर ग्रिप बनानी, मतलब बनानी है। 35 AD हो गया भैया, 35 AD है ना। सुनो ना, इधर देखो, इधर देखो, 40A1,
मैं छोड़ूंगा ही नहीं अगर जैसे ही सेक्शन बोला नाम नहीं निकला तो। नॉन रेजिडेंट को पेमेंट 100% डिसअलाउड, 40A1 है, रेजिडेंट को पेमेंट 30% डिसअलाउड, रिलेटिव वाला सेक्शन, कैश पेमेंट वाला सेक्शन 40A3, 35, साइंटिफिक रिसर्च 30, सेक्शन 16, सैलरी के डिडक्शन, सेक्शन 15, HRA कितना एग्जाम्प्ट होता है? 40% या 50% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और HRA एक्चुअली रिसीव्ड। पेंशन 2 बच्चे, अनकम्यूटेड, कम्यूटेड, अनकम्यूटेड टैक्सेबल, कम्यूटेड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए देखो ग्रेचुटी मिलती है या नहीं मिलती? मिलती है 1/3 ऑफ फुल पेंशन और नहीं मिलती तो 1/2 ऑफ RI का सेक्शन नंबर 31। ट्रांसपोर्टर को कितना पेमेंट कैश में कर सकते हैं? बाकी लोगों को कितना कर सकते हैं? अच्छा, TDS काटना है प्रीवियस ईयर में, लेकिन जमा कब तक करना है? जमा कब तक करना है? रिटर्न फाइलिंग की डेट के तक। अगर उसके बाद किया तो जिसने TDS काटा उसने पाप कर दिया, लेकिन सामने वाले ने रिटर्न भर दिया, इनकम कंसिडर कर ली, टैक्स भर दी और क्या, चार्टेड अकाउंटेंट का क्या दे दिया? सर्टिफिकेट। तो क्या बन जाएगा? इनकम। 35AD में 3 असेट्स कवर्ड नहीं है दोस्तों, लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। 35AD में कितने साल पुराने खर्चे नहीं आएंगे? काहे के 8 साल, जितने भी साल आपने बिजनेस चालू के पहले खर्चे करे हो आएंगे, लेकिन सेक्शन 35 में 3 साल से पुराने खर्चे नहीं आए। 35AD की असेट खरीदी है और उसका डिडक्शन लिया है तो कितने साल बिजनेस में यूज करो? 8 साल। 8 साल के पहले करोगे तो पाप लगेगा। जो असेट की कॉस्ट है डेप्रिसिएशन माइनस किया, जितनी अमाउंट है उसको P&L में क्रेडिट करना पड़ेगा और जो क्रेडिट किया है उसको असेट की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। थैंक यू।